everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज हम जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो यूएनओ है इसके मेन पार्ट्स के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इसे थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। तो आज का जो हमारी वीडियो है इसमें हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सबसे पहले यूएनओ के अंग, उसके बाद इसमें सुधार की क्या ज़रूरत पड़ी, उसके बाद जो सुधार है इसमें कौन कौन सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा। तो बेसिकली हम यही पढ़ेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। यूएनओ के जो अंग है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, यूएनओ के 6 अंग हैं। पहला जो है महासभा, जो कि आम सभा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तीसरा है सुरक्षा परिषद। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। इस पे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। देखो, महासभा जो है इसे 2 नाम से जाना जाता है बेसिकली। एक तो महासभा हो गया, दूसरा आम सभा हो गया। इसका काम क्या होता है? महा प्लस सभा। अगर आप इन दोनों का संधि विच्छेद करोगे तो महा प्लस सभा एक ऐसी सभा जिसमें सभी राष्ट्र शामिल होते हैं। अलग अलग जो देश शामिल है इसमें, वहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं, अलग अलग जो देश आते हैं और यहाँ पे मीटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है वोट देना कि कौन जो भी हमारी ये जो संस्था है, जो भी एजेंसी है, WHO, यूनिसेफ, IMF, इनको ये लोग वोट देते हैं कि कौन कौन इसमें होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। ये महासभा डिसाइड करती है। अगर हम इसके सदस्य की बात करें तो इसमें 2006 में 192 देश थे और अगर हम 2013 की बात करें तो 193 थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो 193 जो लास्ट देश जो जुड़ा वो कौन था? तो वो था हमारा दक्षिणी सूडान। उसके बाद अब हम आते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद पर। इसमें क्या होता है? इसमें ऑल्दो तो बहुत सारे दिए रहते हैं, बट इसमें हम बेसिकली 54 एजेंसियां हैं, लेकिन इसमें हम कुछ ही के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है WHO। WHO क्या काम करता है? ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारा देखता है। उसके बाद यूनिसेफ हो गया। यूनिसेफ में एजुकेशन का सारा हमारा काम आ जाता है। उसके बाद आता है IMF, WB, ऐसी ILO, मतलब बहुत सारे ऐसी एजेंसियां हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। अब प्रिंसिपल तो अकेले सारा काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है? वो कुछ टीचर्स रखता है जो कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को। वैसे ही यूएनओ ने क्या किया है? यूएनओ ने अलग अलग पार्ट्स रख दिए हैं और अलग अलग पार्ट्स में भी उन्हें अलग अलग काम दे दिया। कौन हेल्थ के ऊपर काम करेगा, कौन कौन एजुकेशन के ऊपर काम करेगा, कौन चाइल्ड को देखेगा, कौन लेबर को देखेगा। ऐसे सबको अलग अलग काम इन्होंने दे दिया। इसमें क्या होता है? इसमें हर 2 साल में क्या होता है? चुनाव होते हैं, मतलब अलग अलग मेंबर आते हैं। औरों को भी मौका मिलना चाहिए ना, तो हर बार अलग अलग मेंबर्स यहाँ पे आते हैं। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सुरक्षा परिषद। अगर हम इसको सैनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्पररी, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। जो हमारे स्थायी मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो कौन कौन से हैं? US, UK, फ्रांस, चाइना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई यही देश इसमें क्यों है? और देश भी तो हो सकते थे, इंडिया क्यों नहीं है इसमें, है ना? तो ये बात है 1 जनवरी 1967 की। इस टाइम पे क्या हुआ? इस टाइम पे जब इसके सदस्य चुने जा रहे थे तो उसमें एक शर्त रखी थी। उसमें क्या बोला था? उसमें बोला था कि जिनके पास
जो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश होगा उसी को हम परमानेंट मेंबर बनाएंगे। तो उस टाइम ये जो देश थे इनके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम थे, इन्हीं के पास थे मतलब, इसीलिए ये परमानेंट मेंबर बन गए सुरक्षा परिषद के। और इन्हें बहुत बड़ी पावर मिल गई, वीटो पावर। वीटो पावर में क्या होता है, अगर कोई भी प्रस्ताव आ गया, ठीक है, तो उसे सबसे पहले परमानेंट मेंबर जब तक इसे स्वीकृत नहीं करेंगे तब तक वो नहीं पास हो सकता। और अगर किसी ने भी एक वीटो पावर का इस्तेमाल कर दे तो वो डायरेक्ट वो प्रस्ताव हट जाएगा। तो समझ सकते हो आप वीटो पावर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर हम बात करें टेम्प्रोरी मेंबर की, तो ये हर साल चेंज होते रहते हैं 2 साल में। अगर सपोज़ इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है 2010 में, तो वो जो अगला जो सिलेक्शन होगा उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हर बार अलग अलग लोगों को मौका मिलता है। तो इसमें मेनली यही था। उसके बाद हम आते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे न्याय सिद्ध परिषद के नाम से भी जाना जाता है। क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे बहुत सारे देश जो थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब वो अपना आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो पाए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ट्रस्टीशिप ने उनकी मदद करी और उनको उस हालत से निकालने की कोशिश करी, उसको उस मुकाम पे खड़ा किया ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सके। उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे लास्ट जो राष्ट्र माना जाता है वो कौन था इसमें, पलाऊ। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे कोई जुर्म करता है तो उसे सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। वही फैसला करती है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो वैसे ही जब यूएनओ में 2 देशों के बीच लड़ाई होती है तो वो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनका भी एक अपना न्यायालय है। यहाँ पे एक दूसरे के मामले सुलझाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट अंग है जो यूएनओ में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो है सचिवालय। इसमें क्या होता है, एक महासचिव होता है, बाकी सारे उसके स्टाफ होते हैं, उसके सपोर्ट करने के लिए होते हैं। इसका मेनली काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जितने भी मैंने अभी तक आपको पार्ट्स बताए हैं, अंग बताए हैं, ये देखता है कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसे कौन चुनता है, इसे चुनती है हमारी जो परमानेंट मेंबर है वो चुन के भेजते हैं इन लोगों को। जो महासचिव बनते हैं इसे कौन चुनता है, परमानेंट मेंबर चुनते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की ज़रूरत क्यों आई। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो शीत युद्ध है वो कितने टाइम पहले से चल रहा है, कितने टाइम पहले यूएनओ बना दिया गया था, लेकिन अभी के टाइम और उस टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर था। अभी की हालात कुछ और है, तो उसके हिसाब से हमें इसमें सुधार की ज़रूरत भी पड़ती है। समय के साथ हमें हर चीज़ की सुधार की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह कोई संगठन हो या फिर कोई और चीज़ हो। लेकिन इन्होंने कह तो दिया कि भाई हमें सुधार की मांग चाहिए, लेकिन ये अभी भी सहमत नहीं थे। किस बात पे सहमत नहीं थे कि भाई किस चीज़ में सुधार किया जाए। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद इन्हें पता चला, इन्होंने एक सहमति बनाई और इन्होंने 2 शिकायतें करी। इन्होंने कहा भाई कि जो यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है इसमें सुधार किया जाना चाहिए और न्याय अधिकार में भी सुधार किया जाना चाहिए। ये 2 ऐसी बातें थी जिस पर सभी लोग सहमत थे। फिर बात आ गई कि कैसे सुधार करें, इसमें कोई रीज़न तो दो, क्या चीज़ हम सुधारें इसमें। तो बात आती है इसकी बनावट और प्रक्रिया की, कि जिस तरीके से हमने सुरक्षा परिषद को बनाया है ना, वो सही ढंग नहीं है। अगर हम देखें इसके कामकाज को लेकर देखें तो इसमें जितने भी मेंबर्स आपने देखा होगा कि सारे वेस्टर्न कंट्री के ही हैं। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया, सारे वेस्टर्न कंट्री के हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें साउथ के, तो साउथ के यहाँ पे एक भी नहीं है। तो मतलब हमें बहुत सारे
ऐसा नहीं देखना होगा कि भाई एक ही साइड के मेंबर को तुम ज़्यादा लो। चलो हम मान लेते हैं कि इनके पास परमाणु बम थे तो इन्हें बना दिया गया, लेकिन भाई औरों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। और दूसरी बात ये आती है उभर के न्यायाधिकार। न्यायाधिकार में क्या बोलते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि ये जो संगठन है ये शांति की ओर बढ़ावा देता है और सुरक्षा को आगे बढ़ाता है। तो इसमें जो न्यायाधिकार है वो ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, ज़्यादा इंटरफेयर करने की इसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब इन्होंने इस संगठन की मांग करी तो वहाँ के जो महासचिव थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे जिसको मानना था इन्हें। अगर वो इन सब चीज़ों को मान लेते हैं तो वो उसमें जुड़ सकते हैं। उससे पहले इसमें 3 शिकायतें और आई थी कि जो सुरक्षा परिषद है अब वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। अब वो मतलब पहले जैसा नहीं है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके फैसले पश्चिम देशों के बराबर है, मतलब पश्चिम देशों का यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण दबदबा है। उसके बाद जो सुरक्षा परिषद है वो बराबर की हिस्सेदारी नहीं करता। एक तरफ तो जो पश्चिम देश है उसे ज़्यादा वो करता है, लेकिन जो दूसरे देश है उनको मौका ही नहीं मिलता। उसके बाद 1 जनवरी 1947 को क्या हुआ, यूएनओ के जो महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने क्या हुआ एक जांच शुरू करवाई और इन्होंने कुछ सुधार के लिए मांग करी। इन्होंने कुछ रूल्स दिए, जो इन सभी रूल्स को कर पाएगा उसे क्या करेंगे, उसे सुरक्षा परिषद का हम परमानेंट मेंबर बना देंगे। लेकिन इसके पीछे भी कुछ तर्क दिए थे। इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि अगर भाई देखो, अगर ये परमानेंट मेंबर हम इन्हें परमानेंट मेंबर तभी बनाएंगे जब क्या होगा, जब ये लोग वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी हम इन्हें परमानेंट मेंबर बना सकते हैं। देखो भाई, वीटो पावर ही तो मेन है। अगर वीटो पावर ही नहीं मिलेगी तो कैसे भाई, तब तो कोई मज़ा ही नहीं परमानेंट मेंबर बनने का, तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या दिए थे इनके मानदंड, पहले हम ये देखते हैं कि जो भी देश यूएनओ का जो मेन परमानेंट मेंबर बनना चाहता है उसके पास उसके लिए बहुत बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, आर्थिक रूप से वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी, सैनिक ताकत भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी, बोला गया है कि ये जो यूएनओ का बजट है इसमें योगदान ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आता है आबादी की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, लोकतंत्र होना चाहिए और मानव अधिकार इसका सम्मान करे। ठीक है, मानव अधिकारों का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है, अगर हम उसमें देखें तो उसमें ये बोला गया है कि ये जितनी भी जो रूल्स दिए गए हैं ये सभी देशों के अंदर नहीं पाए गए हैं। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है ना कि हो सकता है किसी देश की आर्थिक ताकत भी हो, सैन्य ताकत भी हो, बजट भी देता हो, लोकतंत्र भी हो, लेकिन पॉपुलेशन ना हो। तो इसीलिए जो यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद में सुधार करने की जो मांग करी गई है ये थोड़ा कठिन मानी जाती है, इसीलिए इसमें कठिनाइयाँ आती हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यूएनओ की जितनी भी एजेंसियाँ हैं, यूएनडीपी, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, इन सभी से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।